हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स की अति महत्वपूर्ण टॉपिक वाली सीधी बात नो बकवास सीरीज में आप सभी साथियों का स्वागत है। और आज की ये हमारी दूसरी क्लास है और हम इस शानदार मोटिवेशनल क्वेट के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का ये शानदार मोटिवेशनल क्वेट, जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो। जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो, अपने आप से अगर ये वादा करो, चट्टानों की तरह मजबूत बनो जिंदगी के इस सफ़र में। चट्टानों की तरह मजबूत बनो जिंदगी के इस सफ़र में। भरोसा खुद पर औरों से भी ज़्यादा करो। अगर अपने ऊपर भरोसा होगा तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला टॉपिक। तो ये रहा आज की क्लास का पहला टॉपिक, संवहनीय कृषि दिवस 2025। और किसी भी टॉपिक के हम उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो संवहनीय कृषि दिवस 2025 मनाने की घोषणा किस सरकार ने की या किस राज्य ने की? तो महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में संवहनीय कृषि दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, और ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा? ये 7 अगस्त को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को। इसका क्या उद्देश्य है? इसको मनाने का उद्देश्य आखिर क्या है? तो उद्देश्य है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाएगा। ठीक है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती के उपलक्ष्य में। अगर अन्य तथ्यों की बात करें तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को 3 पद्म पुरस्कार दिए गए। 3 पद्म पुरस्कार का मतलब पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये तीनों पुरस्कार इन्हें दिए गए थे। और 2024 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चले। तो अगला टॉपिक हमारा है प्रलय मिसाइल। अगला टॉपिक है प्रलय मिसाइल। इसका परीक्षण कहाँ से किया गया, ये आपको आना चाहिए। किस प्रकार की मिसाइल है? तो अगर परीक्षण स्थल की बात करें तो ये अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से इसका परीक्षण किया गया। किस प्रकार की मिसाइल है, मतलब ये मार किस तरीके से करती है? हवा से हवा में करती है, हवा से सतह में करती है? तो ये मार करती है सतह से सतह पर। ठीक है, सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है। क्लियर? इसके बाद इसकी मारक क्षमता क्या है? मारक क्षमता इसकी 150 से 500 किलोमीटर है। बस इस टॉपिक में केवल आपको ये 3 बिंदु याद रखने हैं कि इसका परीक्षण स्थल क्या है, किस प्रकार की मिसाइल है और मारक क्षमता इसकी क्या है। क्लियर? आगे चलें तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। ये अगला टॉपिक रहा, छठा क्वाड शिखर सम्मेलन 2025। तो ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ डेलावेयर, अमेरिका में। कोई भी सम्मेलन है तो आपको उस सम्मेलन की जगह याद रखनी कि आखिर वो हुआ कहाँ है। तो कहाँ पर हुआ? डेलावेयर, अमेरिका के अंदर। और इसमें महत्वपूर्ण कार्य क्या किया गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसमें क्या काम हुआ है। तो महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ है वो क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की यहाँ शुरुआत की गई है। ठीक है, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की शुरुआत हुई। अन्य तथ्यों में अगर देखें तो क्वाड राष्ट्रों में भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है, ये शामिल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड राष्ट्रों में कौन कौन से देश हैं तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें कि कहाँ हुआ, महत्वपूर्ण कार्य क्या था, क्या हुआ उसमें, और ये अन्य तथ्यों में भी आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ें तो अगला टॉपिक है साइट्स के 50 वर्ष पूर्ण। तो अभी हाल ही में साइट्स ने अपने लागू होने के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो ये कब पूरे हुए? कब पूरे हुए?
1 जुलाई 2025 को। तो अगर 1 जुलाई 2025 को इसके 50 वर्ष पूरे हुए तो ये कब लागू हुआ होगा बताओ। ये लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1975 को। क्लियर? ये दोनों डेट आपको याद रखनी है कि कब लागू हुआ था ये साइट्स, 1 जुलाई 1975 को, और साइट्स ने अपने 50 वर्ष का पूरे किए हैं 1 जुलाई 2025 को। ये आखिर बनाया क्यों गया था? ये जो साइट्स बनाया गया है ये क्यों बनाया गया था? ये वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अन्य तथ्यों में अगर बात करें तो इसका अन्य नाम, किसका? साइट्स का। इसका अन्य नाम वाशिंगटन कन्वेंशन भी है। ठीक है, इसे IUCN द्वारा पारित प्रस्ताव पर बनाया गया था। ठीक है, अगर इसका अन्य नाम पूछे तो वाशिंगटन कन्वेंशन, और इसको IUCN द्वारा पारित प्रस्ताव पर बनाया गया था। IUCN ने एक प्रस्ताव पारित किया था और इसी के प्रस्ताव पर ये IUCN ये बनाया गया था। ठीक है, क्लियर? अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हूल दिवस। हूल दिवस आखिर ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 जून को। अभी हाल ही में क्यों मनाया गया था? तो संथाल हूल विद्रोह की याद में। ठीक है, और इसके अन्य तथ्यों की अगर हम बात करें तो अन्य तथ्यों में अभी जो हाल ही में मनाया गया, इसमें क्या हुआ था कि सिद्धू और कान्हू तथा चांद भैरव एवं अन्य जनजातीय शहीदों को इस दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई थी। तो अभी हाल ही में मनाया गया, उसमें सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और अन्य जो जनजातीय शहीद हुए उन सभी को श्रद्धांजलि दी गई थी। ठीक है, तो हूल दिवस कब मनाते हैं? 30 जून को। क्यों मनाते हैं? संथाल हूल विद्रोह की याद में ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलें तो अगला टॉपिक है बाघ घनत्व के मामले में बांदीपुर टाइगर रिजर्व का पहला स्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाघ घनत्व के मामले में बांदीपुर टाइगर रिजर्व का पहला स्थान। तो यहाँ पर घनत्व के मामले में ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व को पहला स्थान मिला है। जनसंख्या के मामले में दूसरा कोई हो सकता है, लेकिन घनत्व के मामले में क्या है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, और इसको आपको याद रखना है। तो इसके अन्य तथ्यों की तरफ नजर डालें तो ये तो हो गया इसका पहला स्थान, बांदीपुर टाइगर रिजर्व का पहला स्थान हो गया घनत्व के मामले में। दूसरा स्थान किसको मिला? ये भी आपको याद रखना है। दूसरा स्थान किसको मिला? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसको दूसरा स्थान मिला। तीसरा स्थान किसको मिला? काजीरंगा टाइगर रिजर्व। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि हो सकता है कि काजीरंगा टाइगर रिजर्व दे दे और आपसे कहे क्या इसको प्रथम स्थान मिला है। तो आपको एकदम याद रखना है कि पहला स्थान बांदीपुर टाइगर रिजर्व, दूसरा स्थान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, और तीसरा स्थान मिला है काजीरंगा टाइगर रिजर्व को। क्लियर? इसके बाद अन्य तथ्यों की तरफ नजर डालें तो कार्बेट टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या के मामले में शीर्ष स्थान पर है। अब पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि घनत्व के मामले में बांदीपुर टाइगर रिजर्व, और जनसंख्या यानी बाघों की संख्या के मामले में कार्बेट टाइगर रिजर्व शीर्ष स्थान पर है। देश में वर्तमान में कुल 58 बाघ अभयारण्य हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है अभ्यास दिव्य दृष्टि। अभ्यास दिव्य दृष्टि, तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। किसके द्वारा आयोजन किया गया? ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई भी अभ्यास होता है तो आयोजन किसके द्वारा किया गया है, ये आपको आना चाहिए। तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय सेना द्वारा। ठीक है, कहाँ पर किया गया? जगह का नाम आपको याद होना चाहिए। कहाँ किया गया? तो ये किया गया है सिक्किम के अंदर। क्यों किया गया?
क्या उद्देश्य था भाई, क्यों किया गया है? तो क्यों किया गया? उन्नत संचार प्रणालियों के उपयोग हेतु, उन्नत संचार प्रणालियों के उपयोग हेतु इसका आयोजन किया गया था। क्लियर? और अगला टॉपिक है हमारा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में भारत की 2 प्रविष्टियों को इसमें शामिल किया गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम है, इसमें शामिल कुल प्रविष्टियों की संख्या इस समय कितनी हो गई है? 570। ये डेटा आपको याद रखना है। पूरे विश्व में ये कितनी है? 570 है। ठीक है। भारत की कुल प्रविष्टियां इसमें कितनी हैं? 11 प्रविष्टियां हैं। मतलब 570 प्रविष्टियां पूरे विश्व की हैं, जिसमें से 11 प्रविष्टियां भारत की भी इसमें शामिल हैं। अभी हाल ही में श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों नाम याद रखने हैं, श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र। इन दोनों को अभी हाल ही में इसमें शामिल किया गया है। पहले भारत की कुल प्रविष्टियां कितनी थी? 9। जब श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को इसमें शामिल कर लिया गया तो अब कुल कितनी हो गई? 11। क्लियर? अन्य तथ्यों पर नजर डालते हैं। अभी हाल ही में पेरिस बैठक, कौन सी बैठक हुई? पेरिस बैठक में कुल 74 नई प्रविष्टियों के साथ उपर्युक्त 2 प्रविष्टियां भारत की जोड़ी गई। मतलब पेरिस बैठक अभी हाल ही में हुई, जिसमें 74 नई प्रविष्टियों को शामिल किया गया और 74 में 2 भारत की हैं, जो हमने आपको बताया, श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र। क्लियर? ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया आपका? चलें आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पट्टेदा अंचू साड़ी को जीआई टैग। तो मुख्य तौर से यहाँ पर ये आपसे पूछा जाएगा कि पट्टेदा अंचू साड़ी जो है ये कहाँ की साड़ी है? ये स्थान पूछा जा सकता है कि कहाँ की साड़ी है। तो ये आपको याद रखना है कि ये साड़ी कर्नाटक की है। और जीआई टैग में प्रथम स्थान किस प्रदेश का है? मतलब किस प्रदेश के उत्पादों को सबसे ज़्यादा जीआई टैग दिया गया है? सबसे ज़्यादा उत्पाद किस राज्य से हैं? तो जीआई टैग में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। किसका है? उत्तर प्रदेश का। तो दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। ठीक है। पहला उत्पाद जिसे जीआई टैग दिया गया था, कौन सा उत्पाद है? दार्जिलिंग चाय। इसको सबसे पहले जीआई टैग प्राप्त हुआ था। क्लियर? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है पहला पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23। तो अभी हाल ही में ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहला है। ठीक है, पहला पंचायत उन्नति सूचकांक है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये अभी हाल ही में 22-23 पंचायत उन्नति सूचकांक 22-23 जारी किया गया है। और ये जो सूचकांक जारी किया गया, इसको बनाया गया होगा तो कितने विषयों का आकलन किया गया इसमें? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने विषयों का आकलन करके इस सूचकांक को बनाया गया। तो कुल विषय इसमें कितने हैं? 9 विषय। 9 विषयों पर जो है 9 विषयों को शामिल करके इस सूचकांक को बनाया गया है। बेहतर प्रदर्शन किस राज्य ने किया है? तो बेहतर प्रदर्शन यानी कि शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? गुजरात राज्य। तो बेहतर प्रदर्शन किस राज्य का है? गुजरात राज्य का। ठीक है। उत्तर प्रदेश की शीर्ष ग्राम पंचायत कौन सी है? भाई उत्तर प्रदेश ने भी अपना प्रदर्शन किया, तो उत्तर प्रदेश की शीर्ष ग्राम पंचायत जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हो तो कौन सी है? धनोहरी ग्राम पंचायत। और ये कहाँ की है? ब्लॉक बक्सी का तालाब, लखनऊ की है। ठीक है।
तो ये आपके हो गए आज के 10 अति महत्वपूर्ण टॉपिक। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।